समीना लापता है, कमांडर मुहबिल्ला ने नजरें झुकाकर पहले से भी ज्यादा धीमी आवाज में जवाब दिया। वो भी उन 6 लड़कियों में शामिल है जिनके बारे में शुबा है कि उन्हें फौजी उठाकर ले गए हैं। लेकिन हो सकता है कि जब कस्बे पर हमला हुआ था तो ये लड़कियां अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए कस्बे से भागकर खेतों में छुप गई हों या किसी और करीबी बस्ती में पहुंच गई हों। उन्हें बहरहाल तलाश किया जा रहा है और अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। मैंने आंखें बंद कर ली। मैं जानता था कि उसने आखिरी अल्फाज मेरी दिलजुई के लिए कहे थे, वरना वो भी जानता था कि हकीकत क्या हो सकती है। मैंने सिर्फ राबिया को अपने घर वाली गली में फौजियों के चुंगल में देखा था। उस वक्त सूरत-ए-हाल ऐसी थी कि फौजियों ने गलियों की नाकाबंदी कर रखी थी। किसी को भागने का मौका नहीं मिल सका था, तो समीना या दूसरी लड़कियां भागकर कहां जा सकती थीं। 2 लड़कियों की लाशें मैंने कस्बे से 3 मील दूर उस पहाड़ी पर देखी थीं, जहां मैं भी रात भर बेहोश पड़ा रहा था। समीना और दूसरी लड़कियां शायद फौजियों की दूसरी पार्टी के हाथ लग गई थीं और वो उन्हें दूसरी तरफ ले गए थे। उन 2 लड़कियों की लाशें देखकर मैं अंदाजा लगा सकता था कि समीना और दूसरी लड़कियों के साथ क्या हुआ होगा। हो सकता है कि उनकी लाशें भी पहाड़ियों में कहीं पड़ी हों। मैं अंदर से कांप रहा था और जब्त करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हिचकियां मेरे काबू में नहीं रहीं और ना ही मैं आंसुओं पर काबू पा सका। मेरा जिस्म होले होले कांपने लगा। मरियम मेरे करीब बैठ गई और उसने मुझे सहारा देकर उठाया और अपनी आगोश में समेट लिया। उस वक्त मैं अपनी तकलीफ भूल गया था। मरियम ने मेरी पेशानी पर बोसा दिया और मेरे रुखसारों पर बहने वाले आंसू पोंछते हुए बोली, तुम एक बहुत दिलेर और हौसलामंद नौजवान हो और मुजाहिद रोया नहीं करते। तुम एक बहुत बड़े मकसद के लिए लड़ रहे हो, और जब मकसद बड़ा हो तो ऐसी कुर्बानियां देनी ही पड़ती हैं। उस वक्त के बारे में सोचो जब तुम इन खूनखार भेड़ियों को वादी से निकाल फेंकोगे। उनके गलीज वजूद के बगैर वादी कितनी हसीन लगेगी और कितना सुकून होगा। यहाँ किसी का खून नहीं बहेगा और किसी लड़की की इज्जत नहीं लटेगी। आने वाली नस्लें याद करेंगी उन लोगों को जिन्होंने अपनी इज्जत व आबरू और जान के नजराने पेश करके उन्हें आज़ादी का तोहफा दिया। तुम एक बाहिम्मत नौजवान हो। हौसला हार गए तो ये कुर्बानियां ज़ाया हो जाएंगी। तुम इन कुर्बानियों के अमीन हो, इन्हें ज़ाया नहीं होने दोगे। मरियम मुझे अपने सीने से लगाए बार बार मेरा मुंह चूम रही थी और कभी मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगती। गाहे गाहे कमांडर और मोहम्मद आजम के हमदर्दाना बोल भी मेरी समाअत से टकरा रहे थे। मेरी हिचकियां सिसकियों में बदल गईं और फिर मैं बतदरीज पुरसुकून होता चला गया। मरियम काफ़ी देर तक मुझे अपनी आगोश में लिए बैठी रही। फिर उसने आहिस्तगी से मुझे दोबारा बिस्तर पर लेटा दिया और उठकर गार के दूसरे हिस्से में चली गई। कमांडर अपनी जगह से सरक कर मेरे और करीब आ गया और हमदर्दाना बातें करने लगा। तकरीबन 20 मिनट बाद मरियम बगैर दूध की चाय बनाकर ले आई। कसरत इस्तेमाल से उनका रंग भी उड़ चुका था। केतली भी धुएं से बिल्कुल काली हो रही थी। उसने चाय उंडेलकर एक एक मग कमांडर मुहिब और मोहम्मद आजम को दे दिया और मुझे सहारा देकर बिठा दिया। वो एक हाथ से मुझे सहारा दिए रही और दूसरे हाथ से कहवे का मग मेरे होंठों से लगा दिया। कहवे में इलायची की खुशबू थी। पत्ती और चीनी का तनासुब भी बहुत मुनासिब था, जिससे चाय खुश जायका होने लगी। चाय पिलाने के बाद मरियम ने मुझे लिटा दिया और खुद चाय की चुस्कियां लेने लगी। कमांडर मुहिब और मोहम्मद आजम तकरीबन 2 घंटे वहां रहे और फिर अगले रोज आने का कहकर चले गए। मरियम गार के दहाने तक उनके साथ गई थी और फिर वापस आकर मेरे पास बैठ गई और देर तक बातें करती रही। फिर कुछ फासले पर बिछी हुई पियाल पर लेट गई। उसके करीब ही दीवार के साथ एक सब मशीन गन भी इस्तादा थी। मेरा ख्याल था कि हम दोनों यहाँ अकेले रह गए हैं, लेकिन मरियम ने बताया कि 3 आदमी गार के बाहर मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हैं। मरियम काफ़ी देर तक मुझसे बातें करती रही और फिर मेरी पलकें नींद के बोझ से झुकने लगीं और मरियम की आवाज़ मुझे बहुत दूर से आती हुई महसूस हो रही थी।
सुबह मेरी आंख खुली तो 7 बज रहे थे। गार के अंदर मेरे लिए तो ये अंदाज़ा लगाना ही मुमकिन नहीं था कि दिन का वक्त है या रात का। मरियम ने मुझे उठाकर मुंह हाथ धुलाया। इस दौरान 2 और आदमी गार में आ गए थे। उन दोनों की उम्रें 25 और 30 के दरमियान रही होंगी। दोनों के कद लंबे और हाथ पैर मजबूत थे और दोनों के कंधों पर सब मशीन गनें लटकी हुई थीं। दोनों की आंखें सुर्ख थीं और शेव बढ़े हुए थे। उन दोनों ने बड़ी गर्म जोशी से मुझसे हाथ मिलाया और मेरे करीब ही बैठ गए। इनमें से एक का नाम ज़ैकम था और दूसरा मुस्तफ़ा। वो रात को गार के बाहर ड्यूटी दे रहे थे और उनका एक साथी अब भी बाहर मौजूद था। मरियम गार के दूसरे हिस्से में चली गई और उसकी वापसी तकरीबन 20 मिनट बाद हुई थी। उसने चाय की केतली और मगे मेरे करीब ही फर्श पर रख दिए और दूसरे हाथ में मैला सा दस्तरख्वान भी फर्श पर ही रख दिया जिसमें रोटियां लिपटी हुई थीं। मरियम ने मगों में कहवा उंडेलकर दस्तरख्वान खोल दिया। रोटियां मोटी मोटी थीं और आटे में नमक भी मिला हुआ था। कहवे के साथ ये नमक वाली रोटियां वाकई मज़ा दे गईं। मुझे तो कहवे के साथ नमक मिली रोटी खाने में मज़ा आ रहा था, इसलिए कि मैं पहली बार खा रहा था। लेकिन मुजाहिदीन तो अरसे से इस चीज़ पर गुजारा कर रहे थे। यही उनके लिए मनोसिल्विया था और ये खुराक भी कभी इन्हें नसीब होती थी और कभी 2-2 दिन फाके करने पड़ते थे। ज़ैकम और मुस्तफ़ा नाश्ता करके मेरे पास बैठे बातें करते रहे, फिर एक तरफ फर्श पर पड़कर सो गए। उसके तकरीबन 1 घंटे बाद उनका तीसरा साथी भी आ गया। उसने बताया कि 12 मौला से 2 लड़के आ गए हैं जिन्होंने गार के बाहर ड्यूटी संभाल ली है। वो नौजवान भी नाश्ता करके सो गया। डॉक्टर मरियम ने बर्तन संभाले और मेरे पास बैठ गई। वो धीमे लहजे में मुझे अपने बारे में बता रही थी। उसने अपनी जिंदगी मुजाहिदीन के लिए वक्फ कर दी थी। इन पिछले 2 बरसों के दौरान उसे बड़े संगीन तजर्बात से गुजरना पड़ा था। कई मर्तबा मौत से आमना सामना भी हुआ था। एक मर्तबा वो खुद भी जख्मी हुई थी और फिर एक और मौके पर वो इससे भी ज्यादा संगीन सूरत-ए-हाल में फंस गई थी। उस मौके पर कमांडर मुहिब ने उसे मशवरा दिया था कि वो पाकिस्तान वापस चली जाए, मगर मरियम ने साफ इनकार कर दिया था कि मुजाहिदीन को इसकी ज़रूरत है और वो उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। जिस तरह मुजाहिदीन की तंजीमों के बाज़ लीडर भारतीय फ़ौज को सबसे ज़्यादा मतलूब थे, उसी तरह डॉक्टर मरियम भी मतलूब थी। भारतीय फ़ौज की कश्मीरी हाई कमान को पता चल गया था कि मरियम नाम की एक औरत ज़ख्मी होने वाले मुजाहिदीन की मसीहाई कर रही है, उन्हें नई ज़िंदगी दे रही है और वही मुजाहिदीन सेहत याब होकर भारतीय फ़ौजियों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। फ़ौज की हाई कमान ने बाज़ मुजाहिदीन के साथ डॉक्टर मरियम के सर की कीमत मुकर्रर कर रखी थी, लेकिन डॉक्टर मरियम इस सूरत-ए-हाल से खौफज़दा नहीं थी। उसने ना तो कभी यहाँ से भागने का सोचा था और ना कहीं छुपकर बैठी थी। वो किसी एक जगह टिककर भी नहीं बैठती थी, हर जगह उसकी ज़रूरत रहती थी। कभी वो 12 मौला में होती, कभी गुलमर्ग में, कभी पहलगाम, कभी अनंतनाग में, कभी श्रीनगर और कभी जम्मू में। जहां उसकी ज़रूरत होती वो पहुंच जाती। उन इलाकों में बाज़ गार तो ऐसे थे जो छोटे छोटे अस्पतालों का मंजर पेश करते थे। कहीं 3 ज़ख्मी मुजाहिदीन ज़ीरे इलाज थे और कहीं उनकी तादाद निस्फ दर्जन से भी ज़्यादा होती। यूं उन ज़ख्मी मुजाहिदीन की देखभाल के लिए हर जगह कोई ना कोई मौजूद होता, मगर डॉक्टर मरियम भी बला खौफ व ख़तर उन इलाकों के चक्कर लगाती रहती थी। और डॉक्टर मरियम के हक़ में एक अच्छी बात ये थी कि भारतीयों के पास उसकी कोई शनाख्त नहीं थी। मैं एक मर्तबा बड़ी दिलचस्प सूरत-ए-हाल से 2-4 हो गई थी। डॉक्टर मरियम मुस्कुराते हुए बता रही थी, मैं उन दिनों पहलगाम गई हुई थी। उस इलाके में सिखों की आबादी कुछ ज़्यादा है, लेकिन वक्तन फ़वक्तन वो भी भारत के मुतअस्सिब हिंदू फौजियों के अताब का शिकार होते रहते हैं। 2 दिन पहलगाम में रहने के बाद अनंतनाग की तरफ जा रही थी कि रास्ते में हमारी बस रोक ली गई। भारतीय फ़ौज की हाई कमान को इत्तला मिली थी कि मुजाहिदीन इस तरफ कोई बड़ी कार्रवाई करने वाले हैं।
इसलिए पहलगाम से अनंतनाग तक फौजी पार्टियां जगह जगह बसों को चेक कर रही थीं। हमें जिस पार्टी ने रोका था उसमें 8 फौजी शामिल थे, जिनका इंचार्ज एक नौजवान सेकंड लेफ्टिनेंट था। उनकी जीप सड़क के ऐन वस्त में खड़ी थी। मुसल्लाह फौजियों ने बस को घेरे में ले लिया और तमाम मुसाफिरों को नीचे उतरने का हुक्म दिया और उन्हें लाइन में खड़ा करके तलाशी ली जाने लगी। बस के मुसाफिरों में मेरे साथ कुछ और औरतें भी शामिल थीं। फौजी बिला लिहाज उनके जिस्मों को भी टटोल रहे थे कि उन्होंने अपने लिबास के नीचे कोई असलहा तो नहीं छुपा रखा। मेरे कंधे पर कपड़े का एक मैला सा थैला लटका हुआ था, जिसमें खाने पीने की चीज़ों के अलावा कुछ ज़रूरी अद्वियात और इंजेक्शन वगैरह भी थे। मैं मुसाफिरों की कतार में 7वें नंबर पर थी। नौजवान हिंदू लेफ्टिनेंट चंद गज दूर खड़ा बड़ी हवस भरी नज़रों से कतार में खड़ी हुई औरतों की तरफ देख रहा था। मेरी बारी भी आ गई। मेरे सामने खड़े हुए फौजी ने तलाशी लेने के लिए मेरी तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि लेफ्टिनेंट अचानक ही करा उठा और दोनों हाथ सीने पर रखकर झुकता चला गया। तमाम फौजी उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। लेफ्टिनेंट पहले नीचे बैठा और फिर सड़क पर लेट गया। वो दोनों हाथों से सीना दबाए हुए था। चेहरे पर बेपनाह करब के तासुरात उभर आए थे। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि उसे दिल का दौरा पड़ा था। 2 फौजी उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो बुरी तरह से चीख रहा था। क्या तुम में कोई डॉक्टर है? एक फौजी ने बस के मुसाफिरों की तरफ देखते हुए चीख कर कहा। मैं गैर इरादी तौर पर आगे बढ़ गई। लेफ्टिनेंट की हालत वाकई बहुत अबतर थी। सीने में बहुत शदीद दर्द उठा था और वो दोनों हाथों से सीने को दबाए हुए दोहरा हुआ जा रहा था। मैंने उसके करीब झुककर चंद सवाल किए, जिनका जवाब उसने बड़ी मुश्किल से कराहते हुए दिया था। उसकी बातों से मुझे अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो इंजाका का मरीज था, लेकिन उसने किसी को भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। ताहम इस किस्म की हंगामी सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए उसकी जेब में एंजीसिड की गोलियां मौजूद रहती थीं। मैंने उसकी जेब से एक गोली निकालकर उसकी ज़बान के नीचे रख दी और अपना थैला कंधे से उतार कर टटोलने लगी। इत्तेफाक से थैले में वाल्टरान के 2 इंजेक्शन मौजूद थे। मैंने एक इंजेक्शन उसकी नस में लगा दिया। एक फौजी मेरी मदद कर रहा था। मैं अच्छी तरह जानती थी कि वो भारतीय फौज का लेफ्टिनेंट है। यही भेड़िए हमारे मुजाहिदीन पर गोलियां बरसाते हैं और उनके जिस्मों में अंगारे भर देते हैं। बस की तलाशी के दौरान भी ये किसी बेगुनाह नौजवान को तशद्दुद का निशाना बना सकते थे। उसके सीने में उठने वाला दर्द जानलेवा साबित हो सकता था। मैं अगर चाहती तो उसे तड़प तड़प कर मर जाने देती, मगर मैं डॉक्टर हूँ। मसीहाई मेरा काम है, मैं जिंदगी देती हूँ, छीनती नहीं। और फिर तिब का पेशा दीन धर्म नहीं देखता। मैं उस हिंदू लेफ्टिनेंट की जिंदगी बचाने की कोशिश कर रही थी। मैंने एक फौजी की तरफ देखते हुए कहा, इसे अस्पताल पहुंचाना जरूरी है, इसे दिल का दौरा पड़ा है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, मगर सिर्फ ये इंजेक्शन काफ़ी नहीं है। बात इन फौजियों की समझ में आ गई। उन्होंने अपने ऑफिसर को उठाकर जीप की पिछली सीट पर डाल दिया। लेफ्टिनेंट उस वक्त अगरचे किसी हद तक पुरसुकून हो चुका था, मगर उसकी हालत तशवीशनाक थी। तकलीफ दोबारा शिद्दत इख्तियार कर सकती थी। देवी जी, वही फौजी जिसने इंजेक्शन लगाने में मेरी मदद की थी, मेरी तरफ देखते हुए बोला, आपकी बड़ी कृपा है, वक्त पर काम आ गई। लेकिन अगर रास्ते में हमारे साहब को तकलीफ हो गई तो हम क्या करेंगे? आपकी मेहरबानी होगी देवी जी, आप हमारे साथ चलें। मैंने बस के दूसरे मुसाफिरों की तरफ देखा। बाज के चेहरों पर शदीद नागवारी के तासुरात थे, लेकिन मैं किसी को इस तरह बेबसी की मौत मरते हुए नहीं देख सकती थी। इसलिए अपना थैला संभालकर खामोशी से जीप में बैठ गई। तमाम फौजी उसमें बैठ गए और जीप हरकत में आ गई। उसका रुख अनंतनाग की तरफ था, जो वहां से तकरीबन 10 मील के फासले पर था, और ये 10 मील बड़े खतरनाक साबित हो सकते थे। किसी भी मोड़ पर किसी भी वक्त मुजाहिदीन की कोई पार्टी उस जीप पर हमला कर सकती थी। ऐसी सूरत में मैं भी लपेट में आ जाती।
फासिला अगरचे 10 मील था, मगर पहाड़ों में बल खाता हुआ रास्ता बड़ा खौफनाक था, इसलिए जीप की रफ्तार भी ज्यादा तेज नहीं थी। रास्ते में हमें 2 और फौजी ट्रक मिले। वहां से एक रास्ता पहाड़ियों में किसी दूसरी तरफ निकलता था। उस तरफ से मुजाहिदीन के हमले का ज्यादा खतरा था, इसलिए फौजी ट्रक उस रास्ते की नाकाबंदी किए हुए थे। हमारी जीप 1 मिनट को उन ट्रकों के पास रुकी और फिर आगे रवाना हो गई, और तकरीबन 1 घंटे में 10 मील का फासिला तय करके हम अनंतनाग के छोटे से अस्पताल में पहुंच गए। लेफ्टिनेंट को फौरन ही इमरजेंसी में पहुंचा दिया गया और 2 हिंदू डॉक्टर फौरन ही उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। मैं उन्हें बता रही थी कि मैंने लेफ्टिनेंट को ट्रीटमेंट दिया था। एक डॉक्टर ने चौंक कर मेरी तरफ देखा, ये इंजेक्शन तो कोई डॉक्टर ही दे सकता है, और फिर तुम्हारे पास वो इंजेक्शन कहाँ से आया? उस डॉक्टर की आंखों में शुबे की झलक थी। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं भी डॉक्टर हूँ, बाज अद्वियात अपने पास रखती हूँ, किसी ऐसे ही मौके पर किसी की जिंदगी बचाने के काम आ जाती हैं। पर शुबा हो चुका था, वो मुझसे कुछ सवालात करता रहा। मुझ पर कुछ घबराहट सी तारी हो रही थी, मगर मैंने अपने आप को संभाले रखा, और फिर मौका पाते ही मैं अस्पताल से निकल गई और मैं खैरियत से अपने ठिकाने पर पहुंच गई। लेकिन बाद में पता चला कि पूरे शहर में मेरी तलाश हो रही थी। फौजी पार्टियों ने महज शुबे की बिना पर कई घरों पर छापे मारे थे, और मेरे बारे में पूछगिछ के लिए औरतों और बच्चों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया था। उन्हें डॉक्टर मरियम की तलाश थी, जो कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ने वाले मुजाहिदीन की मददगार थी और जिसके सर की कीमत मुकर्रर की जा चुकी थी। मरियम खामोश हो गई, उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। चंद लम्हों की खामोशी के बाद वो कह रही थी, देखा तुमने, ये हिंदू किस गंदी फितरत और गंदी जहनियत के मालिक हैं। मैंने उनके एक ऑफिसर को मौत के मुंह से बचाया था, और वो मुझे तलाश कर रहे थे मेरा जिस्म गोलियों से छलनी करने के लिए। मैं गहरे गहरे सांस ले रहा था। ये बनिए कौम वाकई बड़ी गंदी फितरत की मालिक थी, एहसान फरामोश और मुहसिन कश। मैं कुछ कहना ही चाहता था कि गार के दूसरे हिस्से से भारी कदमों की आवाज सुनकर उस तरफ देखने लगा। मरियम भी उस तरफ देख रही थी। कदमों की आवाज करीब आ रही थी, और फिर 2 आदमी सामने आ गए। एक कमांडर मुहिब था और दूसरा कमांडर रशीद। कमांडर रशीद को देखकर मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। कमांडर रशीद ने झुककर बड़ी गर्म जोशी से मुझसे हाथ मिलाया और मेरे करीब ही जमीन पर आलती पालती मार कर बैठ गया। मेरी खैर खैरियत दरियाफ्त की और मेरे ऊपर से कंबल हटाकर मेरे जख्म देखने लगा। मेरी हालत देखकर उसके जबड़े भैंच गए थे। करीब बैठे हुए कमांडर मुहब्बल्ला ने भी उसकी कैफियत को महसूस कर लिया था। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली किस्त में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।